नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साल 2025 आप अगर सोच कर देखें तो बहुत ही हिंसक साल रहा है। बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट, भारत पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट, जो कंबोडिया थाईलैंड के बीच में हुआ है वो केस अलग है, और फिर जो 12 दिन की वॉर हुई थी इजराइल और ईरान के बीच में, जिसमें अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी पहली बार ईरान की बॉम्बिंग कर दी। ये अपने आप में ऐतिहासिक इवेंट्स थे, और 2026 की शुरुआत में साफ साफ लग रहा है कि फिर से एक बड़ी वॉर होने वाली है। बिल्कुल जैसे ही 2026 शुरू होगा, क्वाइट पॉसिबली पहले या दूसरे महीने में ही लग रहा है फिर से ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हो सकती है। और बेंजामिन नेतन्याहू प्रयास ये कर रहे हैं फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स को यूज़ किया जाए ईरान पर हैवी बॉम्बिंग करने के लिए। जी हाँ, 29 दिसंबर 2025 को बेंजामिन नेतन्याहू ये जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनकी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। इस विजिट में बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के सामने एक प्लान प्रेजेंट करेंगे कि ईरान को अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, यहाँ पे इंश्योर करना है कि कभी भी यहाँ पर इनका मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप ना हो पाए, तो उसके लिए एक अल्टीमेट लार्ज स्केल अटैक करना होगा यूएसए को। परहैप्स कई फोरम्स हैं वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ईरान पर 500 बार बॉम्ब्स गिराने का प्लान यहाँ पे बना रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। नाउ अगेन, ट्रंप ने ये प्लान अप्रूव किया नहीं है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट टाइम जब ईरान इजराइल की वॉर हुई थी, जो 12 दिन की वॉर थी फ्रॉम 13 जून टू 24 जून 2025, इसमें आपको याद होगा ईरान के 1000 से लेकर 1100 के आसपास लोग मारे गए थे। ये बात हर आपको इंसाइक्लोपीडिया पे आपको मिल जाएगी। हर जगह ये डॉक्यूमेंट किया गया है कि ईरान के लगभग 1100 लोग इजराइल ने मार दिए थे। ना सिर्फ इजराइल ने, इजराइल और यूएस ने मिलकर मारे थे इस वॉर में। इजराइल की तरफ आप अगर देखो तो बताया जाता है कि यहाँ पर 30 से लेकर 60 के आसपास लोग मारे गए थे। और ईरान ये भी क्लेम करता है कि इन लोगों ने 700 से भी ऊपर मोसाद के एजेंट्स मार दिए हैं। आप देखोगे पिछले कई महीनों में लगातार न्यूज़ आई है कि ईरान कभी किसी को पकड़ लेता है, किसी आदमी को पकड़ लेता है, फिर उस पर ये आरोप लगते हैं कि ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था, और फिर कुछ ही दिनों में उसको मार दिया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जब 12 दिन की जो वॉर हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में जून 2025 में, उसमें 1100-1200 लोगों की मौत हुई थी। अगर ये फुल स्केल वॉर हो जाती है 2026 में, तो कितने हजारों लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। और मुझको यहाँ पे वैसे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि सरप्राइज मत होना कि अचानक से जब नेतन्याहू और ट्रंप मिलते हैं ना, तो अमेरिकन मीडिया ये बोलना शुरू कर दे कि देखिए ट्रंप ने नेतन्याहू का प्लान रिजेक्ट कर दिया, ट्रंप ने कहा कि हम कभी भी ईरान को अटैक नहीं करेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं नेतन्याहू। ये सब मीडिया गेम्स होती हैं। अभी रिसेंटली आपने इस पे आर्टिकल्स देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, जब जून 2025 में यूएसए और इजराइल ने अटैक किया ईरान, उससे पहले बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी अमेरिकन मीडिया ने कि जी डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान पे कोई अटैक हो, ट्रंप नेतन्याहू के साथ नहीं खड़े हैं, ट्रंप चाहते हैं कि पीस हो जाए। ये सारी जो न्यूज़ थी ये प्लांट की गई थी। इसको कहते हैं मीडिया को इस्तेमाल करना एक वॉरफेयर में। मुझे पता नहीं भारत में कभी हम ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर किसी को टीआरपी चाहिए होती है और वो बस ओवरऑल कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में इतना सोचता नहीं है। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस और इजराइल ने उस वक्त मीडिया न्यूज़ प्लान कर दी थी। मतलब अपने आप अमेरिकन मीडिया ने ये आर्टिकल छापने स्टार्ट कर दिए कि स्पेशल हमको सीक्रेट जानकारी मिली है, लीक रिपोर्ट से पता लगा है कि ट्रंप बिल्कुल भी ईरान को अटैक नहीं करने वाले। ये न्यूज़ ऑब्वियसली ईरानियंस तक पहुंची। वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, उनको लगा ठीक है, ओके, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप तो नेतन्याहू के साथ नहीं है। फिर अगले दिन देखते हैं कि B-2 बॉम्बर्स आ गए, ईरान की न्यूक्लियर साइट पे अटैक करके चले गए। ये एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा क्लेवर मूव था। इस बार मुझको लगता नहीं है कि ईरान विल फॉल फॉर इट। आई थिंक ईरान, रशिया, चाइना, तीनों कंट्रीज ही काफ़ी हद तक अलर्ट होंगे इस चीज़ को लेकर। जो ये प्लांटेड मीडिया लीक्स हैं, इसको लेके अब आप कह लीजिए एक अवेयरनेस जाग चुकी है। मगर आई थिंक इसको फिर से ट्राई किया जाएगा, फिर से भ्रामक न्यूज़ सामने आएगी अमेरिकन मीडिया से कि जी डोनाल्ड ट्रंप कोई वॉर नहीं चाहते, ये तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस हैं, ये तो शांति समझौते कराते हैं। फिर उसके बाद सडनली हो सकता है कि फिर से अटैक किया जाए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जब ईरान पे अटैक हो रहा होगा तो क्या रशिया और चाइना ये ईरान के डिफेंस में आएंगे? वेल, क्वाइट पॉसिबली ऑलरेडी रशिया बहुत कुछ कर रहा है ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट्स प्रोवाइड करने के लिए। रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है फ्रॉम इजराइल।
एक रशियन नागरिक को मोसाद ने धर लिया इजराइल में। रीजन ये था कि ये आदमी जासूसी कर रहा था ईरान के बिहाफ पर। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे रशियन सिटीजन इन इजराइल ऑन वर्क परमिट इंडाइटेड फॉर स्पाइंग फॉर ईरान। और ये एक केस तो खैर मीडिया में सामने आया है। कई रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती है कि मोसाद ने बहुत सारे चाइनीज और रशियन नागरिक जो इजराइल में थे या फिर इवन सीरिया में भी थे, उनको पकड़ा है, क्योंकि ये लोग जासूसी कर रहे थे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे ईरान के लिए। इंफॉर्मेशन किस टाइप की कि इजराइल किस लेवल का अटैक प्लान कर रहा है, ये अपने मिसाइल्स कहां पर स्टोर कर रहे हैं, इनके एयरफोर्स की मूवमेंट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है रशिया और चाइना द्वारा, ताकि ईरान को मैक्सिमम इंटेलिजेंस इनपुट मिले अटैक से पहले। और आने वाले समय में देखो, भारत के लिए इजराइल की इंपॉर्टेंस काफी हद तक बढ़ने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब ये प्रेसिडेंट बने भी थे, ये अब तक के सबसे ज्यादा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट है। हाल ही में एक शॉकिंग वीडियो सामने आई जहां पर ट्रंप ने कहा कि एक टाइम पर इजराइल की लॉबिंग यूएसए में सबसे ताकतवर थी। मतलब कि जो यूएसए के पॉलिटिशियंस हैं, वहां पर इजराइल के पॉलिटिशियंस का कनेक्शन, इजराइल को कुछ कानून पास करवाना है, मीडिया से कुछ काम निकलवाना है, इस मामले में इजराइल की सबसे ज़्यादा पावर हुआ करती थी यूएसए में। ये पावर बीच में कम हो गई है और अब ट्रंप चाहते हैं कि वापस इजराइल की डोमिनेंस बढ़े यूएस लॉबी में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो। And I will say, you know, if you go back 10, 12, 15 years ago at the most, the strongest lobby in Washington was the Jewish lobby. It was Israel. That's no longer true. You have to be very careful. You have a Congress in particular which is becoming anti-Semitic. You have AOC +3. You have those people, Ilhan Omar, she hates Jewish people. And you have to be very careful because there's been a big change. ना ये यहाँ पर सही कह रहे हैं। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो यूएस कांग्रेस में बहुत से लोग आए हैं जो काफ़ी हद तक एंटी इजराइल हैं। इल्हान ओमार, आपको याद होगा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में भी गई थी, इंडिया ने काफ़ी विरोध किया था उनकी विजिट का। उनका तो सीधा सीधा आप कह लीजिए एक पॉलिसी उनकी रही है एंटी इजराइल, एंटी इंडिया। और अब ट्रंप ऐसे लोगों के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। ट्रंप यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि एक एंटी इजराइल लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और इसे बदलने की आवश्यकता है। सो इजराइल और यूएस के रिलेशंस जब तक ट्रंप पावर में हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। वुडंट बी सरप्राइज कि ट्रंप अपने तीसरे या चौथे साल में इजराइल के लिए कोई एक नया लॉ पास करवा दे, या फिर कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग रिलीज कर दे, या फिर एक नया मेगा प्लान अनाउंस करे। समथिंग बिग विल हैपन। बट ये साफ साफ लग रहा है यूएस और इजराइल ईरान पर बड़ा अटैक करने वाले हैं। आप अगर कुछ महीने पहले जाओ तो मैंने इस पर लिटरली एक प्रेडिक्शन भी करी थी। प्रेडिक्शन, आई मीन इट्स प्रीटी मच, आप रिपोर्ट्स पढ़ते हो, यू सी थिंग्स हैपनिंग एंड यू कैन जस्ट से कि ये इवेंचुअली यहाँ पर होगा। मैंने आपको बताया था ये होगा, और अब इसके जो प्लान्स हैं ये डिस्कस किए जा रहे हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पर। इंडिया एक्सपोर्ट करता है चावल ईरान को, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इंडिया और रशिया के बीच में, ये कभी ऑपरेशनल ना हो जाए। प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर यही आती है, आप यूएसए के सारे इंटरेस्ट देखोगे ना, हर इंटरेस्ट में यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान को ये लोग डिस्ट्रॉय कर दें। चाहे ये चाबहार की कनेक्टिविटी का इशू हो, या फिर ऑयल का इशू हो, या फिर सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी का इशू हो। ईरान जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की एक डेवलपमेंट कर रहा है हर तरफ से, इट इज़ बाउंड टू हैपन। यूएसए के सारे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट कहते हैं कि दे नीड टू टेक केयर ऑफ ईरान प्रॉपरली। इनको चाहिए कि ईरान लंबे समय तक बिल्कुल एक पैरालिसिस में पड़ा रहे। तो 2026 में भी चांसेस कमी लग रहे हैं कि जो ये शांति के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनको नोबेल पीस प्राइज मिले। चांसेस यही लग रहे हैं कि इनको वॉर प्राइज मिल सकता है, द मोस्ट वॉरिंग यूएस प्रेसिडेंट। इसके चांसेस अभी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। खैर कुछ अपडेट्स आती हैं जो आएंगी, अनफॉर्चुनेटली अगली दिन होंगे। बहुत ज़्यादा डर का माहौल होगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और वेरियस और तरीके से मैं कहूँगा पैनिक का माहौल होगा दुनिया में। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल, जो भी उस वक्त होगा। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस। नाउ फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा कि ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक रिसेंटली किस देश ने कंडक्ट किया था। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस।
फ्रांस ने, यूएसए ने, भारत ने या फिर रशिया ने? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक ये किस कंट्री ने किया था कंडक्ट? जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट का मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आने वाले 20 से 30 सालों में भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा डेटा सेंटर से। ऑलरेडी आपने देखा होगा अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में। और इस इन्वेस्टमेंट से होगा क्या? भारत में बनाए जाएंगे मेजर डेटा सेंटर्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, और इन डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा नीड होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की। आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, भारत में जिसको डेटा साइंस की जानकारी होगी, जो इस फील्ड में एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करके बैठा होगा, वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और ऑलरेडी करियर 247 का डेटा साइंस कोर्स आज के समय भारत में कई एस्पिरेंट्स को अपस्किल कर रहा है। ऑलरेडी आप अगर देखें तो भारत में अगर एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी आप नोट करो तो ये साल का 12 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास कमा रहे हैं। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इनकी सैलरी काफी बार 20 से 25 लाख रुपए भी आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। और आगे जाके आप इमेजिन कर सकते हैं, जब एक बार भारत में ये डेटा सेंटर्स बन जाएंगे विद इन 2-3 ईयर्स, अचानक से आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और इनकी सैलरीज में भी एक बहुत ही बड़ा अप मूव आएगा। और यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि आखिर ये डेटा साइंस कोर्स किसके लिए होता है? टाइटल अपने आप में बड़ा हैवी लगता है, डेटा साइंटिस्ट। इसके लिए तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छा होना होगा और शायद कोडिंग स्किल भी आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि डेटा साइंस कोर्स सिर्फ उनके लिए है जो मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते हैं या फिर जो हार्ड कोर कोडर्स हैं। डेटा साइंस कोर्स उन लोगों के लिए है जो नेचुरली, जिनके माइंड में सवाल आता है कि डेटा को लेकर जो ट्रैजेक्टरी बन रही है ये क्यों बन रही है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या डेटा एक्सप्लेन कर सकता है कि आज के समय ये नंबर सामने क्यों आ रहे हैं। अगर आप लॉजिक से चीजें समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करने की आपकी एबिलिटी है, आप में प्रोबेबिलिटी को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। 100% करियर असिस्टेंस आपको दी जाएगी फ्रॉम करियर 247। हमारा जो लेटेस्ट बैच है डेटा साइंटिस्ट का, ये शुरू हो रहा है 20 दिसंबर 2025 से। पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस डेट से, तो आप जितना जल्दी एनरोल करना चाहें, इट विल बेनिफिट यू। और कुछ ही दिनों में मैं आपको यही बता दूं कि बैच में नए स्टूडेंट्स लेना भी हम क्लोज कर देंगे।